हिंदी शिक्षा शास्त्र की जो आज की क्लास है उसमें मैं लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा रही थी उसी को कंटिन्यू लेके चल रही हूँ, कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। लास्ट क्लास में मैंने बात की थी गद्य शिक्षण की और आज हम लोग जो है उसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। पहले हमने गद्य शिक्षण के बारे में पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा उसके उद्देश्य और उसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था और देन आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गद्य शिक्षण की विधियाँ। ऑलरेडी मैं आप लोग के लिए लिख चुकी हूँ यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि गद्य शिक्षण की विधियाँ क्या होती हैं। हमारे पास 3 क्लासेस होती हैं, पीआरटी, पीजीटी और पीजीटी। इन तीनों के लिए हमें अलग अलग विधियों की जरूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षण करने के लिए हम एक ही प्रकार की विधि सभी क्लास में चालू कर सकते हैं, नहीं, हर शिक्षा के लिए अलग अलग विधियां होना जरूरी है। अगर आप हिंदी भाषा का शिक्षण करना चाहते हो तो हिंदी भाषा शिक्षण के लिए गद्य, पद मतलब पोइट्री या फिर स्टोरी, इन दोनों के लिए डिफरेंट मेथड आपको चूज करने होंगे। जैसे कि आज मैं जो मेथड आपको बताने वाली हूँ वो स्टोरी पोइट्री के लिए नहीं है, गद्य के लिए है, पद के लिए नहीं है। अब गद्य शिक्षण के लिए कौन कौन सी विधियां हमें हैं, तो इसके लिए पीआरटी के लिए कौन सी जरूरी है, टीजीटी के लिए कौन सी जरूरी है, इन दोनों को मैं डिवाइड कर आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो यहाँ पर लिखेंगे पीआरटी के लिए है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड है कथन विधि। कथन विधि का मतलब क्या है, कुछ पॉइंट्स भी लिखी हूँ जिस पर मैं से क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो कथन विधि का मतलब होता है कहना या सुनना। कहना या सुनने का मतलब ये है कि या तो मैं बच्चों को कहूं कि वो स्टोरी सुनाए अपनी डिफरेंट, या फिर मैं उनके सामने उस स्टोरी को खुद कहकर सुनाऊं। पर स्टोरी कहनी कैसे है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग पीआरटी की बात करते हैं तो कथन का मतलब होता है कि आप जो भी स्टोरी सुना रहे हो उसको इतना इंटरेस्टिंग वे में सुनाओ, इतना अट्रैक्टिव वे में सुनाओ कि सामने वाले बच्चे का जो है अट्रैक्शन आपकी तरफ हो जाए। इसका मतलब आपके फेशियल एक्सप्रेशन के साथ साथ आपके हाव भाव, आपके जैसा भी आपका तालमेल है, आपकी लय है, आपके बोलने का तरीका है, आपका स्माइलिंग फेस है और जो आप बॉडी लैंग्वेज और एक्टिविटी कर रहे हो वो बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। इसके साथ साथ आप मूवमेंट लीजिए, बॉडी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर और फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए हम लोग क्लास को कहानी सुनाते हैं, जिससे बच्चों को सुनने में उसे और ज्यादा इंटरेस्ट आता है। जैसे इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कहानी सुनाने के लिए ज्यादा जरूरी कौन कौन सी चीजें हैं। तो पहला, कहानी सुनाते समय जो टीचर सुना रही है उसको भाव और इमोशंस का मुंह होना चाहिए। इसका मतलब अगर ट्रेजेडी वाली, दुख वाली स्टोरी सुना रही है तो स्माइल के साथ ना सुनाए, या फिर वो बहुत हंसी मजाक वाली या खुशी वाली स्टोरी सुना रही है, बच्चों की जॉयफुल वाली स्टोरी सुना रही है जहां पर सक्रिय रहने की जरूरत है, वहां वो पैसिव ना हो, असक्रिय ना हो। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू नीड वो अपने एक्सप्रेशन को चेंज करे, अपने इमोशंस को चेंज करे। इसीलिए भाव इंपॉर्टेंट है जब हम कहानी सुनाते हैं। तो जिस तरीके का दृश्य होगा, जिस तरीके का इन्वायरमेंट होगा, उस तरीके से आपकी फेशियल एक्सप्रेशन और आपका वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ एक्सप्रेशन चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट है उचित स्वर होना चाहिए सुनाते समय। अब ये नहीं कि आपका जो ताल है, जो लय है, वो स्पीड मेंटेन हो। बच्चों के अकॉर्डिंग आपका जो स्वर है, जो आपका बोलने का वे है, उनके एज, उनके लेवल, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इट मींस ना तो बहुत ज्यादा तेज होना चाहिए, कर्कशपूर्ण होना चाहिए, ना तो ज्यादा चिल्लाना होना चाहिए, बट हाँ इतना हो कि बच्चे को, सामने वाले को बड़ा अच्छा लगे, सुनने में मजा आए और वो इंटरेस्ट के साथ सुने। इसलिए सुनाते समय आपका स्वर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस वे में उसको सुना रहे हो। नेक्स्ट है हाव भाव। हाव भाव मैंने पहले ही बता दिया है, किसी भी कहानी को, या ऑब्वियसली सी बात है, मैं आपसे अगर टॉकिंग भी कर रही हूँ, बात भी कर रही हूँ, तो मेरे कम्युनिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैं आपको किस तरीके से एंटरटेन कर रही हूँ, किस तरीके से बात कर रही हूँ। तो मेरा बोलने का तरीका और मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, तभी बोलने के साथ साथ आपको सामने वाले को अट्रैक्ट भी करता है। एंड देन नेक्स्ट वन है कि बीच में कहानी सुनाते समय इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्वेश्चंस भी पूछना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मैं बच्चों को कहानी सुनाती रहूं तो ठीक है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, बच्चे इमोशन में खो जाएंगे और एक कल्पना शक्ति का विकास होगा उनका, वो बहुत चीजों को बड़े ध्यान से सुनेंगे। पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद तक ना सुने, तो इसलिए बीच बीच में हमें अट्रैक्ट करने के लिए, उनको क्लास में पार्टिसिपेशन कराने के लिए क्या करना चाहिए, कहानी के बीच बीच में प्रश्न पूछना चाहिए, ताकि सुनने वाले का इंटरेस्ट और ज्यादा हो जाए और वो एक्टिव हो जाए कि कहीं मुझसे मैम पूछ तो ना ले। इसलिए वो पूरा क्लास में ही अपने ध्यान को क्या करेगा, क्रिएट कर रखेगा। साथ ही साथ आपकी भाषा जो है, जो आप सुना रहे हो, जो बोल रहे हो, जो कह रहे हो, वो भाषा सरल होनी चाहिए, सुगम होनी
होनी चाहिए और सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। उसकी लय, तालमेल और जो वर्डों का यूज कर रहे हो, जो आप वोकैबुलरी, जो शब्दावली यूज कर रहे हो, वो बच्चों के समझ में आने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्रमबद्ध होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम कहानी सुनाते सुनाते भावनाओं में खो जाते हैं और कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम कहानी सुनाएं तो स्टार्ट जहां से कर रहे हैं, जैसे कि मैं अकबर की कहानी सुना रही तो अकबर का जन्म पहले सुनाऊंगी, फिर वो बड़ा कैसे हुआ, उसने शिक्षा कैसे प्राप्त की, उसका विवाह कैसे हुआ, उसने युद्ध कौन से लड़े, उसकी मृत्यु कब हुई, तो एक क्रम में उसकी कहानी सुनाऊंगी तो बच्चे को एक सिस्टमैटिक वे में स्टोरी को समझने में हेल्प मिलेगा। तो हमें कथन कहते समय, कथन विधि कहते प्रयोग करते समय इन सब चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है। नेक्स्ट है चित्र प्रदर्शन विधि। ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव और अट्रैक्टिव मेथड माना जाता है। अगर कुछ नहीं आता तो हम चित्र दिखाकर बच्चों को बहुत आसानी से पढ़ा सकते हैं। इसका मतलब अगर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना या बोलना ना हो तो हम उसे अगर पिक्चर्स दिखा दें, अगर वो मूर्त चीजों को ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, ना कि अमूर्त चीजों को। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। कंक्रीट में पहले बता चुकी हूँ, जिन चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, जिन चीजों को हम महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या हैं, वो मूर्त में आती हैं। बट जिसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसे समझ सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं, वो सब आपकी एब्स्ट्रैक्ट होती है, मूर्त होती है। तो ये जो चित्र प्रदर्शन विधि है, ये मूर्त चिंतन पर स्थायी है। इसका मतलब ये है कि पढ़ाते समय अगर जो स्टोरी मैं सुना रही हूँ, कथन विधि का प्रयोग कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ तो कहना है, पर चित्र प्रदर्शन विधि में हम चित्रों के प्रयोग से एक एक पार्ट को, एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हुए क्रमबद्ध रूप में आगे बढ़ते हैं। चित्र को पहले से हम प्री प्लान कर लेते हैं, पूर्व नियोजित कर लेते हैं कि पहले कौन सा चित्र दिखाना है, उसके बारे में क्या बताना है, वो चित्र भी आपको सिस्टमैटिक वे में क्रमबद्ध रूप में दिखाना होगा। इसमें ध्यान रखोगे ये मूर्त थॉट पर, थिंकिंग पर बेस्ड है। ये घटना क्रम में होनी चाहिए, पहले कौन सी घटना हुई, फिर बाद में कौन सी घटना हुई, ताकि बच्चे के दिमाग में पिक्चर के जरिए उन चीजों को बैठा सके। कल्पना उनकी शक्ति का विकास होता है, क्योंकि जो वो चित्र देखता है तो वो स्टोरी के साथ उसको कनेक्ट करता है और रियलिस्टिक लाइफ में उसको यूज करने की कोशिश करता है और उसे कल्पना के जरिए सोचता है कि अच्छा ऐसे सिचुएशन है तो क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ठीक है। और साथ के साथ वो अभिव्यक्ति करने के लायक हो पाता है और सृजन शक्ति का भी विकास होता है। अभिव्यक्ति का मतलब एक्सप्लेनेशन, एक्सप्रेस कर पाता है अपने थॉट और व्यूज को, और साथ के साथ उनकी सृजनात्मक और क्रिएटिविटी थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है अधूरी कहानी पूर्ति विधि। नाम से पता चल रहा है कि एक टीचर क्या करती है, कुछ स्टोरी के कुछ पात्र के नाम दे देती है, जैसे रामू, श्यामू, गीता। अगर हम लोग शोले मूवी की बात करूं और मैं कुछ कैरेक्टर दे दूं आप लोगों को कि हाँ भाई उसमें एक जो है हीरो है, हीरो के नाम दे दूं आपको, वीरू है ना, और इस तरीके से कैरेक्टर के नाम देने के बाद मैं बोलूं कि इस पे स्टोरी क्रिएट करो। कुछ स्टोरी में कुछ इमोशंस भी दे सकती हूँ, कुछ घटना भी दे सकती हूँ, कुछ एंड भी दे सकती हूँ, कुछ स्टार्टिंग के पॉइंट्स भी दे सकती हूँ, और उन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए बच्चा क्या करता है, उस स्टोरी को कंप्लीट करता है। बट पूरी स्टोरी नहीं करनी है, हमें थोड़ी सी उसकी हेल्प करनी है, क्योंकि पीआरटी में बहुत अच्छा होता है अधूरी कहानी पूर्ति करने का तरीका, क्योंकि इससे बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास होता है, अभिव्यक्ति का विकास होता है, थिंकिंग करता है, वो डाइवर्जन थिंकिंग, अपसारी चिंतन का प्रयोग करता है। प्लस उसमें एक और बहुत अच्छी चीज आ जाती है कि वो शब्दों का शुद्ध रूप में और वाक्यों की पूर्ति कर पाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गहन अध्ययन विधि की बात करते हैं। गहन अध्ययन विधि जो है पीआरटी के लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि गहन अध्ययन विधि जो है वो थोड़े से बड़े बच्चों के लिए है, क्योंकि गहन का मतलब होता है आप उसे डेप्थ में जाकर अंडरस्टूड करते हुए पढ़ रहे हैं। बट गहन विधि कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए, उनके मुहावरों का प्रयोग करते हुए, उनके विचारों को एक्सप्रेस करते हुए, और जो संदेश उस स्टोरी को पढ़ाते समय हम देना चाहते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो गहन अध्ययन विधि जो है पीआरटी सेशन के लिए यूजफुल नहीं है, बट ये ऊपर की जो 3 है ये पीआरटी के लिए ही बनी हुई है, इसका टीजीटी में कोई उपयोग नहीं है। गहन अध्ययन विधि जो है इसका मतलब है कि बच्चा उस स्टोरी को पढ़ता है, समझता है, उसमें क्या थॉट्स हैं, क्या संदेश दिया है, क्या भाव है, या फिर जो कहानीकार है वो क्या कहना चाहता है, क्या आइडिया देना चाहता है, क्या लोगों तक पहुंचाना चाहता है, वो उसके बारे में अध्ययन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर गहन अध्ययन करवाता है और उसके बाद बच्चों को स्टोरी को, उनके शब्दों को, उनके मुहावरों को, उनकी कहानी को व्याख्या करता है, ताकि बच्चे स्वयं बाद में फिर से उनका अनुकरण करते हुए अध्ययन कर सकें। वाचन विधि, वाचन विधि की बात करते हैं, नाम से ही पता चला वाचन, वाचन माने बोल बोल कर पढ़ाना, पर वाचन विधि पीआरटी सेशन में भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया जाता है और टीजीटी में भी इसका
प्रयोग होता है। वाचन विधि के अंतर्गत टीचर पहले आदर्श रूप में एक आइडियलिस्टिक वे में उसको रीड आउट करती है, प्रॉपर बोलना चाहिए, लय के साथ, शुद्ध उच्चारण के साथ, कहाँ फुल स्टॉप देना है, कहाँ पूर्ण विराम देना है, कहाँ अर्ध विराम देना है, सभी का बहुत अच्छे से प्रयोग करते हुए वो बच्चों के सामने पढ़ती है। पर उस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे अगर पीआरटी सेशन के हैं तो वो अनुकरण करते हैं, कॉपी करते हैं और एज इट इज जैसे टीचर ने पढ़ाया था वैसे ही उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और टीचर के सामने पढ़कर सुनाते हैं। बट अगर वो टीजीटी पीजीटी में है तो शायद उसको अगेन आपको अनुकरण ना करना पड़े। तो यहाँ पे ध्यान रखोगे, अगर आदर्श वाचन के बाद पीआरटी सेशन में अनुकरण करते हैं पर टीजीटी सेशन में इसको मौन वाचन किया जा सकता है, मतलब बच्चे उसको सेल्फ रीड करेंगे, अंडरस्टूड करेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। ओके, देन अनुकरण विधि की बात करते हैं। अनुकरण विधि अभी नाम से भी पता है, अनुकरण मींस कॉपी करना, इमिटेशन करना जिसको बोलते हैं। इमिटेशन का मतलब होता है कि जैसा जो कर रहा है उसको वैसे फॉलो करो। तो इसमें देखो अनुकरण विधि जो है थोड़ा सा अलग है, यूज करने का तरीका बता रही हूँ कि कोई भी त्रुटि रहित गद्य रचना दी जाएगी और बच्चा क्या करेगा, उसे पढ़ेगा, समझेगा और उसके बाद उस थॉट को पॉइंट लेकर, उस थॉट को लेकर एक नए गद्य रचना की रचना करेगा। इट मींस किसी से ऑब्जर्व कर कि क्या है, कैसे है, क्या कहना चाहता है और उसी थॉट, उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर एक नई रचना करता है, एक नई कहानी लिखता है। बट कुछ ना कुछ सोर्सेज और रिसोर्सेज जो हैं, जो पॉइंट्स है, जो घटनाएं हैं, वो कहाँ से हैं, जो पात्र हैं वो सब आप किसी जो कहानी से आपने अनुकरण किया है वहां से लिए हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थ कथन विधि। नाम से पता है अर्थ कथन विधि, इसका मतलब टीचर होगी। मुझे याद है, मैंने तो ऐसे ही पढ़ा हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा टीचर इफेक्टिव और अट्रैक्टिव टीचिंग एड्स यूज नहीं करते थे। जनरली वो क्या करते थे, कुर्सी पे बैठते थे, बुक्स उठाते थे और चैप्टर्स को रीड आउट करना शुरू कर देते थे और रीड करने के बाद पर्टिकुलर जो वर्ड मीनिंग्स होते थे उनके बारे में बताते थे और एक्सप्लेनेशन देते रहते थे। तो अर्थ कथन विधि का मतलब सिंपल से है कि पढ़ते जाओ और अर्थ बताते जाओ। यही हमने पढ़ा है और यही ऑलमोस्ट स्कूल्स में यूज किया जाता है। कुछ टीचर्स हैं जो चाहती हैं कि मेरा पढ़ाने का वे इफेक्टिव हो तो वो डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकती हैं। अच्छा, अर्थकथन विधि जो है अमनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसमें टीचर ज्यादा एक्टिव होते हैं, स्टूडेंट्स होते ही नहीं है। टीचर का पार्टिसिपेशन होता है और स्टूडेंट्स क्या होते हैं, सिर्फ ध्यान से सुनते रहते हैं। वो भी जरूरी नहीं है कि वो ध्यान से सुने क्योंकि टीचर कोई एक्टिविटी कर ही नहीं रही है। टीचर तो सिर्फ क्या कर रही है, बोल रही है, बता रही है, समझा रही है। तो ये असक्रिय विधि भी मानी जाती है। ये अनसाइकोलॉजिकल और मतलब एक एक्टिव नहीं है, पार्टिसिपेशन मेथड के रूप में नहीं माना जा सकता। कंप्लीटली टीचर सेंटर्ड मेथड है। शिक्षक क्या कहते हैं, केंद्रित विधि है ये पूरी तरीके से। व्याख्या विधि की बात करते हैं तो व्याख्या विधि जो है नॉर्मली देखा जाए तो ये थोड़ा सा डेवलप कर रहे हैं अर्थकथन विधि से व्याख्या विधि। अगर मैं बोलूं तो पीआरटी में अर्थकथन विधि का प्रयोग किया जाता है एंड व्याख्या विधि का टीजीटी में प्रयोग किया जाता है या पीजीटी में। व्याख्या विधि का मतलब होता है कि कोई बड़ी स्टोरी ली जाती है, कोई रचना ली जाती है, कोई उपन्यास हो सकता है, कोई गद्य हो सकता है और टीचर उसका एक्सप्लेनेशन देती जाती है, उसके पात्रों के बारे में, रचनाओं के बारे में, उसके भाव के बारे में, उसकी कल्पना के बारे में, संदेश के बारे में, पात्रों के बारे में, सबके बारे में आप विचार प्रस्तुत करती हैं और पठन का अर्थ बताते हुए पूरे पाठ की व्याख्या करती है स्टेप बाय स्टेप। प्रश्नोत्तर विधि जो है ये सब में इस्तेमाल किया जा सकता है पर पीआरटी के लिए थोड़ा सा कम उपयोगी है। प्रश्नोत्तर विधि में पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में प्रश्नों का प्रयोग करते हुए पढ़ाना, एक चैप्टर शुरू करने से लेकर एंड तक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाना जो कि किस पे बेस्ड हो, चैप्टर पे बेस्ड हो और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछकर आंसर्स देना। इससे देखो कई फायदे होंगे। सबसे पहली बात तो 2 वे टीचिंग होगा क्योंकि टीचर भी एक्टिव है और स्टूडेंट भी एक्टिव है, पार्टिसिपेशन बना रहेगा, प्लस इंटरेस्ट क्रिएट रहेगा। इंटरेस्ट के साथ साथ बच्चों में एक रेडीनेस पैदा हो जाएगी, तत्परता पैदा हो जाएगी कि अब क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा और वो अपने प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है ये एक लॉन्ग टर्म लर्निंग में कन्वर्ट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लर्निंग नहीं होगी। इट मींस बच्चा जो है खुद पार्टिसिपेट करके जब सीखता है तो वो ज्यादा देर तक सीख पाता है। एंड देन नेक्स्ट है संयुक्त विधि। इसका मतलब ये है कि इसमें टीचर जो है मिश्रित विधि के नाम से भी कई लोग जानते हैं। जितनी भी चीजें हमने सीखी हैं सबको अगर हम मिला दें तो संयुक्त विधि कहलाता है। इसका मतलब मैं इसमें पिक्चर्स भी दिखा दूं, टीचिंग एड्स भी यूज कर लूं, एक्सप्लेनेशन भी दे दूं, वर्ड मीनिंग भी बता दूं, है ना, समीक्षा भी कर लूं या कंपैरिजन करा लूं। तो ये सारी चीजों का एक ही मेथड में इस्तेमाल करना या फिर कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू
चाइल्ड, हम लोग बच्चों के अनुसार क्लास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स को मिक्स कर यूज कर ले, तो जैसे बच्चों को इजीली वे में समझा सके, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्मिथ पिरामिड। एंड देन लास्ट मेथड जो है हमारा समीक्षा विधि है। समीक्षा विधि का मतलब होता है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि टीचर का क्या होगा, यहाँ पर समीक्षा करती है। और समीक्षा क्या करेगी, देखो यहाँ पर समीक्षा का मतलब है कि चैप्टर पढ़ाने के बाद वो बच्चों से ओपिनियन लेती है कि बच्चे क्या सीखे, क्या समझे, और वो क्या इसे ग्रहण कर रहे हैं, या इसमें क्या सही है, करेक्ट है या नहीं है, इसमें क्या चेंजेस करने की जरूरत है। समीक्षा नाम से ही पता चल रहा है आलोचना करना या क्रिटिसाइज करना या फिर जांच पड़ताल करना कि जो स्टोरी का अंत है वो सही है कि नहीं है, इसके पात्र ने इस पूरी स्टोरी को सही तरीके से निभाया या नहीं निभाया, इसका निष्कर्ष क्या है, इसका तालमेल क्या है, तो ये सारी चीजें समीक्षा के अंतर्गत की जाती है। इससे हमारे बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी जो है डेवलप होती है, उनके सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है, और प्लस सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे स्वयं अपनी अभिव्यक्ति कर पाता है और अपने थॉट्स को डेवलप कर पाता है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी। गत शिक्षण के और भी चीजें हैं, जैसे इसके सोपान क्या हैं, इसके फायदे और लाभ हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो उसके बाद हम लोग पद पढ़ेंगे, देन उसके बाद लैंग्वेज, और फिर उसके बाद हम लोग कौशल, और देन इवैल्यूएशन, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो छोटे छोटे हैं। फिर हम अलग अलग फिलोसोफर्स जो हैं अपने थॉट्स व्यूज दे रखे हैं भाषा पे, चॉम्स्की हो गए, पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अगर क्लास में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो बिल्कुल कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें जरूर। नमस्कार।